हाल में जर्मनी के बॉन में विकसित और विकासशील देशों के बीच क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर हुई संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता बिना किसी समाधान के समाप्त हो गई। हो सकता है आप तक ये खबर अभी तक किसी बड़े चैनल या अखबार और एक्सपर्ट्स पैनल के डिस्कशन के जरिए ना पहुंची हो, लेकिन अगर आप भी लगातार मौसम में हो रहे बदलाव और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चिंता में हैं और हमारे प्लैनेट के एग्जिस्टेंस को लेकर गंभीर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। नमस्कार, मैं सृजन गिरदोनिया। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ खास बताने जा रहे हैं। 16 जून को जर्मनी में एक अहम बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में विश्व के कई विकसित और विकासशील देशों ने हिस्सा लिया। बैठक का मुद्दा था क्लाइमेट चेंज के लिए एकजुट होकर प्रयास करना, साथ ही क्लाइमेट चेंज के बचाव के लिए क्लाइमेट फंड जुटाना। लेकिन अफसोस की बात है कि 2 हफ्तों तक चली इस बैठक में बातें तो कई हुई, लेकिन फंड रिलीज करने को लेकर किसी भी ठोस कदम पर सही सहमति नहीं बन सकी और बैठक समाप्त भी हो गई। इस अहम बैठक में विकसित देशों ने ग्लोबल टेम्परेचर्स कम करने के लिए उपायों की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया, जबकि विकासशील देशों ने ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन यानी इमिशन को कम करने और क्लाइमेट चेंज के प्रभावों को कंट्रोल करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता की मांग की। चलिए तो सबसे पहले जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस किस तरह हमारे प्लैनेट के तापमान में बदलाव करती हैं और कैसे इस नेचुरल प्रोसेस को इंसानों ने अपने लिए खतरा बना लिया है। ग्रीन हाउस गैसेस ऊपर उठती हैं और हमारे एटमॉस्फेयर या वातावरण में ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से प्लैनेट का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। जब से पृथ्वी का वातावरण बना, मतलब लगभग 460 करोड़ साल पहले, तब से ही ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की प्रोसेस जारी है। इनफैक्ट पृथ्वी पर लाइफ को सपोर्ट करने के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट बेहद महत्वपूर्ण है। इस प्रोसीजर का एक नेचुरल बैलेंस होता है जो प्रकृति खुद ब खुद मेंटेन करती है। इंसानों ने जब इंडस्ट्रियलाइजेशन किया तो ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल नेचुरल लेवल के काफ़ी ऊपर जाने लगा और बढ़ता ही गया। 2 शताब्दी पहले तक CO2 और मेथेन का कॉन्सेंट्रेशन 280 ppm यानी पार्टिकल पर मिलियन, जो कि गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन नापने की यूनिट है, तो इनका कॉन्सेंट्रेशन 280 ppm से ज़्यादा नहीं था। CO2 का प्रेजेंट कॉन्सेंट्रेशन लगभग 390 ppm से भी ज़्यादा है। दोनों संख्याएं पिछले 6.5 लाख वर्षों के दौरान किसी भी समय की तुलना में अपने सबसे ऊंचे स्तर पर हैं। और इस तरह की ग्लोबल वार्मिंग, जिसे हम ह्यूमन इंड्यूस्ड ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं, सारी स्पीशीज के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। अब यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है क्लाइमेट फाइनेंस और कहां फंस जाता है इसका मामला। एक्सपर्ट्स के अनुसार सभी जलवायु वार्ताओं के लिए विवादास्पद मुद्दों में से एक क्लाइमेट फाइनेंस का मुद्दा रहा है। 2021 में ग्लासगो में हुई 26वीं संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन बैठक में भारत ने भी विकसित देशों से जलवायु फंडिंग के रूप में पेंडिंग प्रतिवर्ष $100 बिलियन को रिलीज करने की मांग की थी। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जलवायु वित्त के संबंध में किए गए वादे अब तक खोखले साबित हुए हैं। हम सभी अपनी जलवायु कार्रवाई लक्ष्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जलवायु वित्त पर दुनिया की महत्वाकांक्षाएं वैसी नहीं रह सकती जैसी पेरिस समझौते के समय थी। तो अब ये भी जान लेते हैं कि पेरिस समझौता क्या है। पेरिस समझौते को 2015 में तैयार किया गया था, जिसमें मुख्य मुद्दा ग्रीन हाउस गैसों को वातावरण में मिनिमम लेवल तक लेकर जाना था, उसके प्रभावों को कम करना, उनका उन्मूलन और इस कार्य में लगने वाली वित्तीय खर्च को भी शामिल करना इस अग्रीमेंट का एक हिस्सा था। इस पर पेरिस में हुए 21वें सम्मेलन में 196 पार्टियों ने 12 दिसंबर 2015 को आम सहमति से अपनाया था। पेरिस समझौते में प्रावधान है कि विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल और नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए गरीब या विकासशील देशों को जलवायु वित्त यानी क्लाइमेट फाइनेंस प्रदान करके सहायता करना चाहिए।
पेरिस समझौते के अनुसार 2015 से 2025 तक हर साल 100 अरब डॉलर की विकसित देशों से विकासशील देशों को देने थे, लेकिन विकसित देश अपने इस वादे पर खरे नहीं उतर रहे हैं। तो इतनी कहानी के बाद आज के क्या हालात हैं, आइए देखते हैं। अवंतिका गोस्वामी, जो कि उप कार्यक्रम प्रबंधक हैं जलवायु परिवर्तन और नवीनीकरण ऊर्जा में, वो कहती हैं कि 100 बिलियन डॉलर प्रतिवर्ष का लक्ष्य अधूरा है और इसके 2023 तक पूरा होने की संभावना नहीं है। आपको बता दें कि विकसित अर्थव्यवस्थाएं कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सबसे आगे रही हैं। उदाहरण के तौर पर अब तक किसी अन्य देश की तुलना में अमेरिका का कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन सबसे ज़्यादा है। 400 बिलियन टन के साथ यह 1751 से 2017 के बीच कार्बन डाइऑक्साइड के हिस्टोरिकल एमिशंस के करीब 25% हिस्से के लिए जिम्मेदार है। चीन दूसरा सबसे बड़ा नेशनल कंट्रीब्यूटर है। ऐतिहासिक संदर्भ में बात करें तो यूरोपीय संघ भी एक बहुत बड़ा उत्सर्जक रहा है, लेकिन अब यही देश विश्व को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए क्लाइमेट फंडिंग रिलीज करने में आनाकानी कर रहे हैं। हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ाने में जिन देशों का सबसे ज़्यादा हाथ रहा है, उन्हें ही इससे निपटने में सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और उन देशों को फाइनेंसेस मुहैया कराने में आगे आना चाहिए जो जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, जो कि 38 मेंबर कंट्रीज़ की इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक विकसित देशों ने 2020 में विकासशील देशों में क्लाइमेट एक्शन के लिए 83.3 बिलियन डॉलर प्रदान किए, जो कि 2020 तक प्रतिवर्ष 100 बिलियन डॉलर्स के लक्ष्य से 16.7 बिलियन डॉलर कम थे। तो आखिरकार बात यह है कि क्लाइमेट चेंज एक सच्चाई है और हर गुजरते दिन के साथ इसका स्केल और इसका इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है। दुनिया के हर देश और सरकार को अपने बीच के डिफरेंसेस भुलाकर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ इस जंग में अपना योगदान देना होगा। विकसित देशों ने फॉसिल फ्यूल्स की तर्ज पर जो समृद्धि हासिल की है, उसके प्रति इन देशों को जवाबदेह होने की भी ज़रूरत है और डेवलपिंग कंट्रीज़ को क्लाइमेट फाइनेंस नियमित रूप से प्रदान करना भी इसका ही हिस्सा है। विकासशील देशों को भी अपने आप को सस्टेनेबल एनर्जी की ओर अग्रसर करने की आवश्यकता है। भारत इस स्थिति में एक प्राइम पोजीशन पर है, जहां हमारे पास संसाधन भी हैं और मोटिवेशन भी। अगर ह्यूमैनिटी को इस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से पार पाना है तो एनर्जी और डेवलपमेंट के नए साधन ढूंढने ही पड़ेंगे। अगर भारत अभी इस क्षेत्र में निवेश जारी रखे और पॉलिटिकल विल पावर साथ हो तो नए सस्टेनेबल वर्ल्ड ऑर्डर में भारत एक लीडर के रूप में उभर सकता है। आखिरकार हमें ये समझने की ज़रूरत है कि क्लाइमेट चेंज से खतरा पृथ्वी को नहीं है, बल्कि हम मानवों को है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।